जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की ओर। जैसा कि आप लोगों से कहा था, वादा किया था कि बेटा आपको जो क्लास मिलेगी बहुत जानदार शानदार तरीके से एनटीपीसी के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण रहेगी, साथ में ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। जीके जीएस के जो प्रैक्टिस सेट के लिए जो हमने कहा था आ चुके हैं आपके सामने। मजा आ जाएगा, कंटेंट वो रहेगा जिससे आपको सफलता मिले। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं बेटा, अगर सफलता पानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। हमारे बड़े भैया जी का डायलॉग है जी, है ना। तो बढ़िया लगता है तो आप लोगों के साथ भी साझा कर दिया। अच्छा, याद रखें पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। अब पहला प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। वो कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ये देखने में बहुत सिंपल, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, ये बता रखा था कि मैं इजी क्वेश्चनों को भी लूंगा, मॉडरेट क्वेश्चनों को लूंगा और टफ क्वेश्चन को भी लूंगा, सारे क्वेश्चनों को लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन मेरी केवल एक है। उसके पीछे क्या है कि मैं बताना चाह रहा हूं कि कठिन क्वेश्चनों के चक्कर में जो सिंपल क्वेश्चन है वो नहीं छूट जाए। नहीं तो कठिन को करोगे वो तो अलग बात है, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कंपटीशन से तुम वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो सिंपल क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। तो राष्ट्रपति की बात कर रहा है कि बताओ भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहना सर ये बात तो हमें मालूम है। अगर बात करें यहाँ पर संविधान की, यहाँ पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति वाली बात हो रही है, यानी संविधान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? संविधान की बात हो रही है। संविधान की बात करें तो संविधान से बनने से पहले संविधान सभा बनी। क्या बनी बेटा? संविधान 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 सभा बनी। अब संविधान सभा की बात करें तो सबसे पहले किसके द्वारा इसकी मांग करेगी? कहने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीजी तिलक। क्या नाम था बेटा? बीजी तिलक के द्वारा इसकी मांग करेगी। फिर कब करेगी? तो कहना सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. राव। क्या नाम था? एम.एन. राव। किस पत्रिका के द्वारा? कहना सर एक पत्रिका थी जिसका नाम था स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका के द्वारा इन्होंने मांग करी। फिर एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था गांधी जी। क्या नाम था बेटा? गांधी जी। इन्होंने कब मांग करी? कहना सर 1922 में। 1922 में कौन सी पत्रिका? यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी बेटा, यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी, उस पत्रिका के हिसाब से उस पत्रिका में उन्होंने क्या करी थी? संविधान सभा की मांग करी थी। मैं कई बार बता चुका हूं कि आखिर संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। अच्छा, एक प्रश्न अभी हाल ही में आया कि बताओ संसद के कितने भाग होते हैं? संसद के कितने भाग होते हैं? तो संसद के बेटा कितने बता दो? संसद के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, लोकसभा एक होता है आपका, लोकसभा पहला क्या होता है? लोकसभा। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। क्या बेटा? राज्यसभा। और तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये भाग होते हैं। संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखना है ना। अगर हम आपसे वार्ता करें, आपके साथ चर्चा करें चीजों के बारे में, अगर इस बारे में आपसे कहूं कि बताओ संविधान सभा की मांग, अगर मांग हो गई थी, संविधान सभा दे दिया गया था। संविधान सभा कौन सा दिया गया? संविधान सभा गांधी जी ने सन 1922 में यंग इंडिया नामक पत्रिका के द्वारा मांग करी। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक बेटा, पहली बैठक बता दो। पहली बैठक बताओ। तो पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? पहली बैठक अगर बात करेंगे तो कहना सर पहली बैठक जो हुई थी वो 9 तारीख को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946। कब? 1946 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कहना सर दिल्ली में। आपने बता रखा है दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में भी कहाँ पर? कहना सर सेंट्रल हॉल। कहाँ पर? सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर? सेंट्रल हॉल में। दूसरी बैठक, पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 में। और कौन थे यहाँ पर अध्यक्षता कौन कर रहा था? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कहना सर अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपको पता होगा, ये लिख लेना, सच्चिदानंद सिन्हा लिखा है।
अगर बात करेंगे पहली बैठक होगी, दूसरी बैठक कब हुई कहना सर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। कब हुई बेटा, 11 दिसंबर को हुई। कब कहना 1946 में हुई, ये भी दिल्ली में हुई। कितने बजे हुई कहना सर, 11 बजे। कितने बजे बेटा, 11 बजे हुई। इस समय जो स्थायी अध्यक्ष था, इस समय स्थायी अध्यक्ष बन चुके थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अच्छा अगली बात करें, अगली बैठक कब हुई थी कहना सर, 13 दिसंबर को। कब हुई थी बेटा, तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर को 1946 में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी बेटा, दिल्ली में ही हुई थी। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो दिया गया था। याद रखेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने साझा करी पहले प्रश्न से। अब कहने को तो ये पहला प्रश्न सिंपल सा है कि सर भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति कौन थे कहना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे की ओर चलें, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम पूछ रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है कहना सर, विद्युत से संबंधित है। विद्युत से संबंधित है। ये बात समझने से पहले यहाँ पर समझो धातु, यहाँ पर समझो बेटा धातु। धातु कितने प्रकार का होता, 3 प्रकार का होता। कितने प्रकार का होता, 3 प्रकार का। कौन कौन सा कहना सर, कौन कौन सा कहना सर, धातु क्या होता है, धातु यहाँ पर कह सकते हैं तत्व, है ना, यहाँ पर लिख लो तत्व। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं कहना, धातु, अधातु, क्या होगा अधातु, और क्या होगा उपधातु। क्या होगा उपधातु। अब धातु में क्या होता, वह धातु जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बढ़िया खींच के जाती है, क्या हुमच के जाती है। अगर अपनी आम भाषा में कहें तो कैसे, जबरदस्त तरीके से, यानी इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया हुमच के जा रही, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, जैसे लेजम से पानी जा रहा वैसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसको धातु कहा जाता है। अधातु में बिल्कुल नहीं जाता पानी, क्या एक लाइट प्रभावित ही नहीं होती, अधातु में लाइट प्रभावित नहीं होती। जैसे लेजम के बीच में क्या हो जाए, लेजम के बीच में क्या आ जाए, लेजम के बीच में कोई गट्टी वट्टी फंस जाए, जिससे पानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम नहीं निकल पाए। अधातु का मतलब क्या होता है, अधातु का मतलब जिसमें लाइट जो है वो फ्लो नहीं कर सके। ठीक है, इसमें लाइट फ्लो कर सकती है। उपधातु में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होती है, लाइट फ्लो हो पाती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाइट क्या हो जाती है, फ्लो हो सकती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो ओम का नियम किससे संबंधित है कहना सर, विद्युत से संबंधित है। ध्वनि बताओ, ध्वनि डेसिबल किसकी इकाई है ये बता दो, सबसे पहले बताओ डेसिबल। डेसिबल, डेसिबल किसकी इकाई है ये बता दो, जल्दी से बताओ। डेसिबल किसकी इकाई है, आपको पता होगा, समझ में भी आ गया होगा कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बड़ा ये, जब मैं इतिहास के मुख्य चरणों में जब चीज़ों को पढ़ाता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और वो गोवा के यूसुफ आदिल शाह जो थे, यूसुफ आदिल शाह जो थे गोवा के शासक की जो यूसुफ आदिल शाह की बेटी को उठाकर जो अंग्रेज थे वो बाहर ले गए, यानी पुर्तगाली जो थे वो ब्रिटेन या यूरोप लेने का काम कर रहे। जब इतिहास के ऐसे चरणों को पढ़ाते हैं तो इतिहास में ना ये लगता है कि चीज़ें क्या ही है ना, लेकिन चीज़ों को व्यवस्थित करना, अब क्या है ना, चीज़ों को व्यवस्थित धीमे धीमे होती जा रही हैं। लेकिन समस्या क्या है, भारत में सबसे बड़ा दुखदाई का विषय तो ये है कि एक तरफ युवा जो होता है वो रोजगार के लिए लड़ रहा है, जो युवा है वो एक तरफ रोजगार के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसको पढ़ाई भी करनी है, तीसरा उसको पैसा भी कमाना है। अब बेचारा वो करे तो करे क्या, जबकि भारत आपको बता दें विश्व में सर्वाधिक युवा वाला जो देश है वो केवल भारत ही है। और युवा मतलब शक्ति, शक्ति यानी पावर, पावर यानी समझ लो आप कामयाबी का मूल मंत्र है। अब लेकिन समस्या यह है कि यहाँ का युवा ही आपको दिशाहीन है ना, एक तरीके से भीड़ है, दिशाहीन है युवा, और इसको एक बढ़िया दिशा मिल जाए ना तो भारत विकसित होने में ना कोई समय ही नहीं लगेगा, जल्दी विकसित हो जाएगा। अच्छा, इस बात को याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ कहना सर, 1919। कब हुआ, 1919 में हुआ, इस बात को आप याद रखेंगे। अगली बात करो, ये देखो मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करी हैं, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बढ़िया आता है, तगड़े में आता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, लेकिन ये ठीक है, ये नहीं देखो, यहाँ पे देखो विटामिन ए की कमी से, क्या विटामिन ए की कमी से, क्या कहना सर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की कमी से, विटामिन बी2 की कमी से, क्या विटामिन बी2 की कमी से, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा, त्वचा का फटना, कौन सा होता है कहना सर, त्वचा का फटना, कौन सा होता है कहना सर, त्वचा का फटना, क्या होता है, त्वचा का फटना होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब बी3, विटामिन बी3 क्या होता है, मंद बुद्धि, बालों का सफेद होना, ये कौन से विटामिन की कमी से
से होता है विटामिन B3 की। विटामिन B5 से, विटामिन B6 से त्वचा में दाग पड़ने लगते, चुट्टे पड़ने लगते। कौन से विटामिन? विटामिन B5। ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो नोट करते जाना। अगर बात करें विटामिन B6 से कहने कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, या चर्म रोग कहा जाता है, इसको एनीमिया रोग के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 से क्या क्या हो जाता है? शरीर में दर्द होता है, लकवा वगैरह लगने लगता है। विटामिन B12 से कौन सा होता है आपको बता दें भाई साहब, बहुत खतरनाक रोग होता है। विटामिन B12 से क्या होता है? रक्त क्षीणता जैसा रोग होता है। विटामिन C तो हम जानते ही, स्कर्वी, ये अभी पढ़ भी रहे हैं, स्कर्वी होता है। और मसूड़ों में फैलना, मसूड़े में क्या होता है? फूलना, मसूड़ों का फूलना। विटामिन D से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन E से नपुंसकता होती है। और विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ साझा करी, लेकिन अकेले ये नहीं आती हैं, ये भी देखो बेटा, इधर पे देखो। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थाइमीन होता है। विटामिन B2 का क्या होता है? रेपोफ्लोविन। विटामिन B3 का क्या होता है? निकोटिनामाइड। विटामिन B5 का क्या होता है? पेंटाथीनिक। विटामिन B6 का क्या होता है? पायरोडेक्सिन या पायरीडेक्सिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 का क्या होता है? क्या ना, बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 को किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 को किस नाम से जानते हैं? क्या ना, एनमोकोबिलमन के नाम से जानते हैं। विटामिन C को स्कर्विक के नाम से जानते ही है। विटामिन D को कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन E को टैकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन K को किस नाम से जानते हैं? फिलोविनॉन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ साझा करी। कहीं ना कहीं एग्जामिनर यहीं कहीं से क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा और आपको फंसा देगा। क्या ऑप्शन दे देगा और आपको फंसा देगा? आशा करते हैं कि आपको चीज़ें दिख रही होंगी। क्या चीज़ें दिख रही होंगी बढ़िया तरीके से, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो याद रखें, चीज़ को बढ़िया तरीके से याद करना है, तभी जाकर कुछ होगा। और अगर आप नहीं कर रहे याद, तो चीज़ें फिर आपकी समस्या है भैया, क्या कह सकते हैं। बार बार रिपीट करो उनको। विटामिन, ये देखो, ये तो इंपॉर्टेंट है। विटामिन A, विटामिन B1 ये बहुत पूछ लेता। विटामिन B5 है ना, और इसको बता दें विटामिन C है ना, और विटामिन D। ये जिन जिन पर हमने टिक करे हैं, इनको तो बिल्कुल रट के रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट पेपर में, किसी ना किसी एग्जाम में ये बिल्कुल भाई साहब फेवरेट है एग्जामिनर के, कि विटामिन A का पूछ लेगा, विटामिन B का पूछेगा, विटामिन C का, या विटामिन D का, या विटामिन B2 का, ये पूछ ही लेता है। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक तरफ आपके साथ रोगों को साझा किया, एक तरफ रासायनिक नामों को साझा किया। दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से आपके साथ साझा करने का काम किया। इस पूरा, अभी आपको पता है स्कर्वी रोग किसकी कमी से? कहना सर विटामिन C की कमी से होता है। रतौंधी किससे होता है? कहना विटामिन A की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? बताओ। एनीमिया कहना सर विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से होता है। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड एक रोग है, ये किसकी कमी से होता है, किससे होता है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे की ओर चले। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संशोधन के बाद कितने हो गए? देखो, हम लोग तो ये बात जानते ही हैं कि अगर बात करें, जब भारत की बात करें, तो भारत के संविधान में भागों की संख्या कितनी है? कहना सर 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी है? याद रखो, अनुसूचियां कितनी है बेटा? अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां। और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो कितने हैं? 395 आर्टिकल। लेकिन ये कह रहा है अलग क्वेश्चन, वो यहाँ पर एक बढ़िया शब्द जोड़ दिया उसने क्या जोड़ दिया? संशोधन के बाद बताओ। क्या पूछ रहा है वो? कह रहा है संशोधन के बाद बताओ। तो संशोधन के बाद बेटा 448। कितने? 448। कैसे होगा 448? आपने देखा होगा का, खा, गा, या फिर ABC है ना, तीसरे का का, ऐसे B, इस तरीके से जोड़ दिए गए। तो ये जो संशोधन के बाद जोड़ दिए गए, तो वर्तमान में अगर संशोधन के बाद की बात करें तो कितने हैं? 448। लेकिन एग्जामिनर इस प्रकार पूछता है कि बताओ भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? कहना सर 395 आर्टिकल है। लेकिन अगर वो इस बात को जोड़ दे कि संशोधन के बाद कितने आर्टिकल हैं, तो टिक करना है क्या? 448 को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, समझो, दोनों में अंतर समझो। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। क्या हो गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संशोधन के बाद पूछ लिया उसने। क्या पूछ लिया? संशोधन के बाद। या फिर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि बताओ भारतीय संविधान में संशोधन के बाद कुल कितने आर्टिकल है? कहना संशोधन के बाद 448 आर्टिकल है। ठीक है। और अगर वो सीधा पूछे कि बताओ भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? कहना सर 395 आर्टिकल है। अनुसूचियां कितनी है?
12 अनुसूचियां हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कि कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? कहना 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बेटा टाइम पास वाला काम नहीं है। 4 मिनट आपसे हंसी मजाक कर दिया, 4 मिनट उनसे कर दिया। हम जानते हैं आपका समय कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल पढ़ाई और केवल कंटेंट, केवल आपके सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। ठीक है, चलते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में लॉजिक है। जय जवान जय किसान किसका नारा है? बता दो। कहना सर जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, ये हमने पढ़ा है। महात्मा गांधी बताओ, महात्मा गांधी का क्या नारा है? क्या है? महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? जल्दी से बता दो। कहना सर महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसका नाम था करो या मरो का नारा। क्या? करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? कहना सर महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी कौन थी? कहना महिला प्रधानमंत्री। तो कौन थी? महिला प्रधानमंत्री थी। महिला प्रधानमंत्री थी। इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भैया इनकी तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। अब तो पता ही है भारत के प्रथम जो पहले प्रधानमंत्री बने थे कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम सब जानते हैं, है ना। याद रखेंगे इस चीज़ को भी। अब बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि बताओ रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस भाग या किस अंग से होता है? तो हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं? कहना सर किडनी द्वारा होता है। ये देखो बेटा किडनी जैसा कुछ बना रहे हैं। क्या? किडनी जैसा कुछ बना रहे हैं। कहना सर बढ़िया बन रहा। ये किडनी चपटी क्यों हो गई? बेटा ये दारू पी रहा था इसलिए हमने इसकी चपटी कर दी, लेकिन अब ठीक करे दे रहा। ठीक है, अब पीना छोड़ दिया इसने। ये रहता किडनी। किडनी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या लिखो बेटा, संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? सेम के बीज के समान। कैसी? सेम का जो बीज होता है बेटा, सेम का बीज के समान होते हैं। कैसे होते हैं? सेम के बीज के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। याद रखेंगे। वो कह रहा है कि बताओ रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? कहना सर किडनी करती है। किडनी करती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसको बेचकर आप आईफोन भी ले सकते हैं। क्या? इसको बेचकर आप आईफोन भी ले सकते हैं, लेकिन भाई साहब बेचना नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा क्या हम एक किडनी के भरोसे जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। अगर आपने एक किडनी को बेचकर आईफोन ले भी लिया तो भी आप जीवित रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, हैवी लोड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भाई 2 इंजन लगे थे तुम्हारी गाड़ी में, यानी आपके शरीर में 2 इंजन लगे थे। आपने एक इंजन को उखाड़ के फेंक रखा, बैकअप पे चल रहा है इंजन, तो एक अलग बात है। आप समझो ना, तो ये इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें फेफड़े की बात, तो फेफड़े क्या करते हैं? कहना सर श्वसन का मुख्य अंग जो होता है, क्या श्वसन का मुख्य अंग जो होता है, श्वसन का मुख्य अंग क्या है? मुख्य अंग क्या है? कहना सर फेफड़े हैं। क्या है? फेफड़े हैं। क्या है? हमारे जो फेफड़े, फाफड़े नहीं, फेफड़े। क्या बेटा? फाफड़े नहीं, फेफड़े हैं। याद रखेंगे इस बात को। यकृत क्या है? मैं बता चुका हूं कई बार। यकृत जो होता है इसमें सर्वाधिक कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन क्या होता है? कहना सर सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है? कहना सर यकृत में होता है। और किडनी तो अभी हम पढ़ ही चुके, आपको बता ही चुके हैं। दिल जिगर के पार, है ना। दिल यानी हृदय की बात कर रहा है। दिल यानी हृदय की बात कर रहा है। ये बड़ा टॉपिक है। इसमें आलिंदों की संख्या, निलय क्या होता, आलिंद क्या होता, इन सारी चीज़ों में एक शॉर्ट वीडियो मैंने बोला ना, बूस्टर डोज के नाम से जो क्लास आ रही, उसमें बता दूंगा। मज़ा आ जाएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे की प्रश्न की ओर चलना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? क्लोरोफिल क्या कार्य करता है? इस प्रश्न को समझें। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल क्या होता है? वह क्लोरोफिल क्या होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल उस सभी जगहों में पाया जाता है जिनका कलर ग्रीन रंग का होता है। मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ क्या जड़ों में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या जड़ों में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्या जवाब देंगे आप? कहना सर
प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि आप जब भी जड़ को उखाड़ कर देखेंगे तो वो व्हाइट कलर का होगा। कैसी होगी जड़? व्हाइट कलर की होगी। और मैंने बोला क्लोरोफिल जहां जहां पाया जाएगा वहीं वहीं प्रकाश संश्लेषण होगा। और एक बात और कही कि क्लोरोफिल के साथ क्या होगा, जहां क्लोरोफिल होगा वहां ग्रीन कलर होगा, और जहां ग्रीन कलर होगा वहीं पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो अर्थात इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण जड़ों में नहीं होता है। तने में तो होता है, पत्ती में भी होता, लेकिन जड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे क्लोरोफिल हर जगह पर, काई में भी पाया जाता है। क्या पर? जहां पर काई भी कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण, कल एक प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ गया, आपके साथ साझा करूंगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा, फिर से साझा करूंगा जिससे वो रिवीजन हो जाएगा। क्या है, मैंने बोला था कि बताओ जल का परिवहन, क्या जल का परिवहन पौधों में किस प्रकार होता है, किससे होता है परिवहन? पौधों में परिवहन किससे होता है? कहना सर जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। किन में? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधों में। लिखे दे रहा हूं, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किसका बेटा? भोजन का जो परिवहन है किसके द्वारा होता है? कहना सर फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। कल की ही कक्षा में ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से क्लासें लेते रहो। हम कह रहे हैं अगर आप लेटे लेटे भी अगर क्लासों को देखेंगे ना तो रिपीट एंड रिपीट करके जो क्वेश्चन रिपीट होगा, जिससे आपके ब्रेन में ना बैठ जाएगा। क्या? ब्रेन में बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या? क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? कहना सर क्लोरोफिल क्या कार्य करती है? कहना सर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताई है। दोनों चीजें भी मैंने बढ़िया आपको बताई हैं। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट टिक करके रखना, छपने वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलें। ताप को मापने वाला यंत्र क्या होता है? कौन नहीं जानता इस जग में कि जब हम बचपन में अपनी जो हम लोग रहते थे बहुत ज़्यादा, और बहाना क्या बनाते थे घर पे, क्या ना, अब जब जैसे क्या होता था ना, जब स्कूल जाने का मन नहीं होता था, क्या स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो क्या करते थे, आज तो बहुत तगड़े में बुखार है, क्या है बहुत तगड़े में बुखार है, तो मम्मी जो लोग होती थी ना वो ऐसे हाथ लगा कर देखती थी कि कहाँ है बुखार, ठंडा है, तो कहती थी अंदर से बुखार है, बाहर से ना दिख रहा, अंदर से बुखार है। वो बुखार नहीं होता था, वो स्कूल ना जाने का एक बहाना होता था। क्या? स्कूल ना जाने का वो बहाना होता था। इस बात को भी याद रखेंगे। तो अगर हम बात करें तो ताप को नापते, अगर हम अपने शरीर को जब नापते थे, कुछ माताएं थी, जो लोग पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे थे, तो थर्मामीटर रखते थे। क्या? एक थर्मामीटर रखते थे, उसको कांकरी में ऐसे दबा देते थे और फिर देखते थे, अच्छा बुखार तो है ही नहीं, फिर कहेंगे मम्मी वो अंदर वाला बुखार है, वो बाहर से दिख नहीं रहा, कमजोरी सी लग रही। ये कमजोरी कब तक लगती थी पता? जब तक कि स्कूल का टाइम नहीं हो रहा। स्कूल का टाइम निकल जाएगा, सारी कमजोरी दूर। क्या? सारी कमजोरी दूर और बढ़िया खेलने में मस्त। वो दिन ही क्या दिन थे, उन दिनों की बात ही क्या करें। तो याद रखिएगा, वो कह रहा है कि ताप को मापने के लिए तो जो ताप नापते थे ना, वो किससे नापते थे? थर्मामीटर से। थर्मामीटर के अंदर क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? पारा भरा होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? आप लोग समझ गए होंगे। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है बताइएगा। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है ये बताइएगा। थर्मामीटर तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये जानकारी मैं चाहूँगा कि आप लोग साझा करें। अगले प्रश्न की ओर चलें। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस, तो कहना सर इस बात को हम शायद 3-4 दिन पहले भी पढ़ चुके। सबसे हल्की गैस जो होती है वो कौन सी है बेटा? हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। एक होती है बेटा हाइड्रोजन और एक होती है आपका हीलियम। हाइड्रोजन का हीलियम में जो परिवहन होता है वो किस में होता है? सूर्य में होता है। किस में होता है? आप कह सकते हैं रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, या फिर कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय, ये क्लास में पढ़ा दूंगा बढ़िया तरीके से। नाभिकीय संलयन में क्या होता था? सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्या? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखेंगे। हीलियम ये मैंने बता रखा है। ऑक्सीजन तो हम जानते ही हो कि भैया ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। हाइड्रोजन को H के नाम से लिखते हैं, है ना। नाइट्रोजन क्या होता है? अच्छा, N2O को क्या बोलते हैं? N2O को बेटा बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसको? लाफिंग
गैस भी के नाम से भी जानते हैं, किसको, N2O को, इसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ मैंने साझा करी, याद रखिएगा। जो लाफिंग गैस का क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, कितना, कई बार आता है, हमने हजारों बार देख लिया इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा इसको जरूर पढ़ लेना, जरूर याद कर लेना और चीज़ें बताना कि बेटा कैसी लगती है क्लासें, जो मैंने आपके साथ चीज़ें साझा करी कितनी महत्वपूर्ण थी, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें ये क्या है कि आपको रेगुलर टी मेंटेन करनी है, उसके बाद हम पे छोड़ देनी है। और जो आपको बताया ना मैंने, बूस्टर क्लास, बूस्टर डोज की जो क्लास है वो भी आपको देखने को मिलेगी। चिंता नहीं करो बेटा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो और यहाँ पर प्रैक्टिस करो, और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस तो हो ही रही है, प्लस जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करो। कॉपी में नोट नहीं कर पा रहे तो बार बार रिपीट करो, फिर देखना जो आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा वो काबिल तारीफ होगा। लोग देखते रह जाएंगे कि आप चमकते हुए सितारा, कहते नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि मैं चमक रहा हूँ मैं, लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं कितना थक गया हूँ मैं। ठीक है, एक अलग बात है, चीज़ें करते रहेंगे, चर्चा कल की क्लास में चर्चा करेंगे जानदार शानदार तरीके से। मिलते हैं कल की क्लास में। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो ऐसी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। चलते हैं, आनंद में रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।